हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस। ठीक है, तो आज हम जानेंगे टीडीएस क्या होता है, किन पे एप्लीकेबल है और क्यों एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, क्यों लगाया गया टीडीएस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीडीएस क्या है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है। ठीक है, अब ये किन पे एप्लीकेबल होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री पे ही एप्लीकेबल होता है। ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, मतलब जो सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो किन के ऊपर एप्लीकेबल है ये, जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, लॉयर्स वगैरह। इन सब पे जो भी प्रोफेशनल्स हैं, बेसिकली जो भी किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इनफैक्ट हम सैलरी वाले भी उसमें आते हैं। ठीक है ना, सैलरी भी क्या है, जो जो सैलरीड पर्सन है वो क्या है, वो सर्विस ही प्रोवाइड करा रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक है ना, तो जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। उनके इनकम से टीडीएस डिडक्ट की जाती है। ठीक है, अब दो बातें क्लियर हो गई, पहले कि टीडीएस क्या है और दूसरा ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है। अब तीसरी बात, ये क्यों लगाया गया, क्यों लाया गया। इसके दो रीजन हैं मेजरली। पहला क्या, कि ये गवर्नमेंट ने इसलिए लगाया ताकि टैक्स इवेशन को कम किया जा सके, बल्कि मैं बोलूँगा कि उसको रोकने के लिए, बेसिकली कम तो क्या, उन्होंने रोकने के लिए इसको एप्लीकेबल किया, उन लोगों को रोकने के लिए ही लेकर के आए। ठीक है ना, अब वो कैसे कैसे रोक सकते हैं टीडीएस को लगा करके, टैक्स के इवेशन को। टैक्स इवेशन मतलब कर की चोरी, राइट। तो कर को मतलब जो इनकम टैक्स है बेसिकली, उसको प्रॉपरली रेगुलराइज करने के लिए, ताकि हर कोई अपना इनकम टैक्स पे करे, उसके लिए बेसिकली ये लगाया गया। ठीक है, अब कैसे, नॉर्मली होता क्या था कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, जैसे एक कोई फाइनेंशियल ईयर, आप लोगों को पता है अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया जाता है। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद जो भी पूरे साल की इनकम होती थी, वो गवर्नमेंट को हमें कैलकुलेट करके अपनी इनकम, सारी इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम कैलकुलेट करके उसके ऊपर जो स्लैब रेट था उसके ऊपर में टैक्स पे करनी होती थी। अभी इसमें क्या कुछ लोग पे कर रहे थे, कुछ लोग नहीं पे कर रहे थे। जो सैलरीड पर्सन है वो तो पे कर रहे हैं, जो बाकी के जो लोग हैं वो ट्रेडिंग मतलब जो बिजनेस सेक्टर जो है, या फिर दूसरे जो सर्विस सेक्टर जो है, वो पे के नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से एप्लीकेबल करते हैं। कैसे, कि इसमें उन्होंने बोला कि जो भी इनकम जनरेट कर रहा है, जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये उसके ऊपर तो टैक्स बनेगा बनेगा, बट ये टैक्स कौन पे करेगा, जिन्होंने सर्विसेज ली है। मतलब अब सर्विस जो दे रहा है, जिसकी इनकम है, उससे नहीं, किससे मांगा गवर्नमेंट ने, जो सर्विसेज ले रहे हैं। तो जिन्होंने सर्विसेज ली हैं उनके लिए तो नुकसान हो जाएगा अगर वो अपने तरफ से पे करेंगे। तो एक तो सर्विस ली, तो जिससे मैंने सर्विस ली है उसको पे कर रहा हूँ, और प्लस गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, आप जो भी सर्विसेज ले रहे हैं और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी पेमेंट उनको कर रहे हैं, जो भी आपकी कंसिडरेशन फिक्स हुई है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप गवर्नमेंट को जमा करेंगे, टीडीएस बोल करके, जो इनकम टैक्स की तरह ही पार्ट होगा, वो इनकम टैक्स का पार्ट होगा, लेकिन उसको बोलेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है ना, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट्स से अगर कोई कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर प्रोफेशनल है, सीए है, मान लीजिए सीए की बात करते हैं, तो अगर किसी सीए से किसी ने सर्विसेज ली हैं, ठीक है, तो लेट्स से अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का, या अभी अभी जो उसकी बिलिंग हुई, किस कोई एक सर्विसेज ली है और उस पर उसको लेट्स से 1 लाख रुपये पे करने हैं, 1 लाख रुपए अगर पे करने हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जो आप 1 लाख रुपए एक सीए को, जिनसे आपने सर्विसेज ली, उनको पे करेंगे, तो आप उनको पूरी अमाउंट, आपकी जो सर्विस जो कंसिडरेशन है वो तो 1 लाख रुपए ही है। ठीक है ना, लेकिन उसका एक उन्होंने सर्टेन स्पेसिफाइड
परसेंटेज बताया, लेट्स से अगर 10% उन्होंने बोला तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपीज़ जो है वो आपको डिडक्ट कर करके आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना होगा। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि अभी जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई और इनकम पूरी की पूरी पेमेंट ली और अपने मर्जी के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया या तो नहीं किया। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब किसको अकाउंटेबल बनाया उन्होंने अकाउंटेबल बनाया जो पेयर है उनको, ना कि पेई को। अब उनको ड्यूटी बांड कर दिया उन्होंने, पेयर को उनको अकाउंटेबल बनाया और उनको ड्यूटी बाउंड कर दिया कि आप जो भी सर्विसेज लेंगे उसके अगेंस्ट में आप जो भी पेमेंट करेंगे उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज काट करके आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है? अब जो वो डिपॉजिट करा रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड पीरियड होगा, कब जमा कराना है, कैसे जमा कराना है। तो उन्होंने बोला कि आप जो भी एक महीने में, एक स्पेसिफाइड मंथ में, वट एवर यू आर डिडक्टिंग TDS that you have to require to deposit within 7 days of next month। मतलब लेट्स से अगर जनवरी के महीने में अगर किसी ने TDS डिडक्ट किया है किसी अपने पार्टी का, तो उसके पूरी साल में लेट्स से उसने 5 ऐसी पार्टियां थी जिसके उसके टैक्स डिडक्ट किए हैं। ठीक है ना? लेट्स से 5 लोग थे जिनकी उन्होंने सर्विसेज ली हैं और उसके अगेंस्ट में उन्होंने TDS डिडक्ट किया है उनके पेमेंट पे। ठीक है ना? तो उन 5 लोगों का, किसी का मान लो किसी के 10 तारीख को पेमेंट करी थी, किसी की 15 तारीख को पेमेंट करी थी, किसी को 29 तारीख को पेमेंट करी है, किसी को 16 तारीख को, तो जो भी मतलब पूरे महीने की जो भी उनको पेमेंट रही उसका अगले, जैसे जनवरी की बात कर रहा था मैं, तो अगले महीने यानी कि फरवरी के महीने में 7 तारीख से पहले उनको डिपॉजिट कराना होगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। क्लियर है? तो हर महीने का ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है? अब ये जो डिडक्ट हो रहा है टैक्स और ये जो जमा करा रहे हैं, उसके बाद इनको गवर्नमेंट ने बोला आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि मैंने कितनी पार्टियों का टैक्स डिडक्ट कराया और कितनी पार्टियों का मैंने डिपॉजिट कराया, उसकी डिक्लेरेशन भी आपको देनी पड़ेगी। अब ये जो डिक्लेरेशन जो बना उसी को हम रिटर्न बोलते हैं, TDS रिटर्न। ठीक है ना? अब जो भी ये टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं उनको TDS रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। मतलब ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने इतनी पार्टियों का इतना टैक्स डिडक्ट किया, इतनी पेमेंट उनको करी मैंने, उसके अगेंस्ट में इतना टैक्स मैंने डिडक्ट किया और ये मैंने गवर्नमेंट के अकाउंट में इस डेट पे जमा करा दिया। ये उनको डिटेल डिक्लेयर करनी पड़ती है। अब ये जो डिटेल डिक्लेयर करनी पड़ती है जिसको कि मैंने रिटर्न बोला, ये कब जमा करानी पड़ती है? ये हर क्वार्टर के एंड के बाद अगला जो महीना आता है, लेट्स से अगर मैं अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर हो गया अपना अप्रैल मई जून, तो जुलाई के 31 जुलाई तक ये रिटर्न उनको फाइल करनी होगी। ये डिक्लेरेशन देना होगा कि मैंने फर्स्ट क्वार्टर में कितने लोगों का TDS डिडक्ट किया, कितना अमाउंट मैंने पे किया और उसके अगेंस्ट कितना TDS बना, उसकी सारी डिटेल मैंने किस किस डेट पे मैंने जमा कराया है वो उनको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो इसमें हमने 2-3 बातें जान ली। पहली बात कि अकाउंटेबल यहाँ कौन बना? पेयर, जो पे कर रहा है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आप जो भी आप पेमेंट करेंगे, जो भी आप सर्विसेज लेंगे, उसके अगेंस्ट आप जो भी पार्टी को पेमेंट करेंगे उसमें से आप एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो काट करके और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराएंगे। कब जमा कराएंगे? 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के 7 तारीख के पहले। और उसके बाद आप डिक्लेरेशन भी देंगे। डिक्लेरेशन कब देंगे? पूरे क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा उसके 31st, मतलब एंड ऑफ द मंथ, बिफोर एंड ऑफ द मंथ आप ये डिक्लेरेशन देंगे जिसको रिटर्न बोलेंगे। ठीक है जी? ये तो पार्ट हो गया आपने पेयर के पार्ट का। अब पेई का क्या? जिनको पैसे मिलने थे, अब जब पेई पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे अप्रैल टू मार्च का महीना था, मार्च महीने खत्म हो गया, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, जैसे अभी अपना करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23 का, तो 22-23 जैसे ही ये मार्च 23 खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब वो रिटर्न फाइल करने लगेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगेंगे, तो जब वो अपनी पूरी इनकम कैलकुलेट करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर वो देखेंगे, अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे टोटल कि मेरी टोटल इनकम इतनी हुई और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मेरे को
एक्स अमाउंट जो है वो एज ए टैक्स, इनकम टैक्स पे करना है, तो उस वक्त उन्हें ये वाला टैक्स जो इन्होंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, डिडक्ट किया हुआ है, जो इनके इनकम से जो पहले उन्होंने डिडक्ट कर लिया था इनके पेयर ने, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब इनको कैसे पता लगेगा कि मेरे इनकम से कितना टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है, कैसे कंसोलिडेटेड मिलेगा? तो एक तो कि ये जो पेई हैं जो डिडक्ट करते हैं टैक्स, जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स जो होता है, तो इन्होंने जो टैक्स डिडक्ट किया है इसके लिए एक तो ये सर्टिफिकेट देंगे, जो सैलरीड के केस में फॉर्म 16 बोला जाता है, जो हम सारे सैलरीड पर्सन हैं उनको फॉर्म 16 मिलता है। तो ये क्या है, ये टीडीएस सर्टिफिकेशन है, टीडीएस सर्टिफिकेट है बेसिकली, जो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराती है कि हमने आपका टैक्स डिडक्ट किया है इतना इतना इतना। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, टीडीएस सर्टिफिकेट। उसी तरीके से दूसरी जो है सैलरीड पर्सन के अलावा बाकी लोगों को फॉर्म 16A मिलती है, क्या है वो, टीडीएस सर्टिफिकेट। तो उससे उनको पता लग जाएगा कि मेरी कितनी टीडीएस डिडक्ट हुई है, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे ही पेयर जो है वो अमाउंट जमा कराता है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में, तो एक फॉर्म जनरेट होती है, उसका नाम है 26AS, 26AS। ठीक है ना, ये फॉर्म जनरेट होती है। लेट्स से अगर अपनी इनकम कैलकुलेट, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और मेरी टीडीएस मेरे किसी पार्टी ने डिडक्ट करी है मुझे पेमेंट करते वक्त, तो जब मैं इनकम टैक्स साइट पे जा करके अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करूंगा, 26AS जब मैं डाउनलोड करूंगा, उसमें मेरे को दिख जाएगी कि मेरे कितने पार्टियों ने मेरे बिहाफ में टैक्स जमा कराया हुआ है। क्लियर है कि अगर आज के डेट में, अब मैं फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद लेट से अगर मैं अपना इनकम कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और इनकम टैक्स कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे सारे इनकम के ऊपर में लेट से 2.5 लाख रुपए टैक्स बनता है, इनकम टैक्स बनता है। ठीक है, तो अभी जब मैं 26AS डाउनलोड करूंगा, 26AS इनकम टैक्स की साइट पे जा करके 26AS जब मैं डाउनलोड करूंगा, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे बिहाफ में ऑलरेडी कितना इनकम टैक्स पे किया जा चुका है। तो लेट्स से वहां पे मेरे को पता लगा कि मेरे बिहाफ में 50,000 ऑलरेडी टीडीएस के रूप में इनकम टैक्स पे किया जा चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया टीडीएस क्या है, इनकम टैक्स का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो मेरे को ये पता लगेगा कि ऑलरेडी मेरे बिहाफ में मेरे पार्टियों ने जब मुझे पेमेंट कर रहे थे, उसी वक्त मेरे उस पेमेंट में से एक स्पेसिफाइड अमाउंट उन्होंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया है, और ये टोटल अमाउंट जो उन्होंने जमा कराया है सारे पार्टियों ने मिल करके वो 50,000 रुपये है। तो आज के डेट में मेरी क्या टैक्स लाइबिलिटी बनेगी? मेरे को 2.5 लाख रुपये पे करने थे, मैं 50,000 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो अब मुझे कितने पे करनी है? सिर्फ 2 लाख रुपये। क्लियर है? इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि अगर मैं, जब ये हुआ क्या, डिफरेंस क्या हुआ बेसिकली, कि जो मुझे अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सीधे 2.5 लाख रुपए पे करने थे, वो क्या हो रहा है कि मेरे बिहाफ में पहले ही कुछ अमाउंट मेरे पार्टी ने, जो मुझे वैसे अकाउंट में मिलते, वो उन्होंने पहले ही जमा करा दिया। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट हुआ और क्या गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ? 2 बेनिफिट हुए। पहली चीज कि हो सकता था कि मैं रिटर्न फाइल नहीं करता। अभी गवर्नमेंट को पता लग गया है क्या कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इतने पैसे दिए हैं, और उसका सिर्फ सर्टेन परसेंटेज ही उन्होंने टैक्स के रूप में काटा है, मतलब बाकी का पैसा बचता है। मान लीजिए किसी को 30% टैक्स पे करना था, बट पेयर क्या कर रहा है, वो सिर्फ 10% टीडीएस काट रहा है। तो गवर्नमेंट को ये पता लग गया कि इन्होंने उनको उतना पैसा दिया है, तो अभी उनके पास मेरा टैक्स और बाकी है जो उन्हें पे करना है। अब मिस्टर वाई की, जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, उनकी मजबूरी है बाकी का वो अपना इनकम डिक्लेयर करें। पहले क्या होता था, वो इनकम ही डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो जब इनकम ही डिक्लेयर नहीं करेंगे तो टैक्स तो क्या पे करेंगे? ठीक है ना, तो अब उनकी मजबूरी हो गई कि चूंकि उनका जो रिसिप्ट है, जो रेवेन्यू है, वो गवर्नमेंट की नज़र में है। किसकी वजह से? जो पेयर थे उनके, जो पार्टी थी उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने उनका टैक्स डिपॉजिट करा करके बता दिया कि मैंने उनको इतना पेमेंट करा है, उसके अगेंस्ट में मैंने इतना डिपॉजिट करा दिया टैक्स, बाकी का टैक्स आप उनसे लीजिए। तो अब मेरी इनकम जो है, होल एंड सोल इनकम जो है, वो गवर्नमेंट को पता लग गई।
अब मेरे को जो रेस्ट ऑफ टैक्स है वो मेरे को मजबूरन पे करना पड़ेगा। पहले तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही नहीं आ रहा था, अभी गवर्नमेंट को पता चल गया, तो ये मेरे को मजबूरन रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी इनकम टैक्स, और प्लस उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा अगर बनता है तो। नहीं बनता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बन रहा है उसके अलावा भी और टैक्स मेरा लाइबल हो रहा हूँ मैं पे करने के लिए, तो मेरे को बाकी का टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो एक तो गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हो गया कि जो टैक्स इवेशन था वो काफ़ी लो हो गया, लोगों को सामने आना पड़ेगा, छुप नहीं सकते। दूसरी बात कि गवर्नमेंट के साथ एक और क्या दिक्कत हो रही थी कि गवर्नमेंट को अपनी बॉडी रन करने के लिए, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनके लिए कि उनको फंड चाहिए होता है। अभी हो क्या रहा था, अगर अगर मान लीजिए कि अगर पूरे साल में अगर सारे लोग अगर टैक्स पे करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ही, तो गवर्नमेंट की जो डे टू डे लाइफ में जो खर्चे हैं, डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेंसेस हैं, उसको भी, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टाफ्स भी हैं, उनके सैलरीज वगैरह भी जानी है, या और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो कई कई स्कीम्स चलती रहती है, उनके लिए भी है, रोड बनाने, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ब्रिज बनानी है, और भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हैं उसको बियर करने के लिए गवर्नमेंट को फंड चाहिए होता है। तो वो फंड कहाँ से आएगा? वो तो फंड सारा का सारा वो जो रिटर्न फाइल होगी उसके बाद ही आएगा। बट ये करने से क्या हुआ, एक रेगुलर मोड में गवर्नमेंट के पास, एक रेकरिंग मोड में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रही है, जिसका यूज़ गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए कर सकता है, अपने बॉडी को रन करने के लिए कर सकता है। तो ये दो बेनिफिट हो गए। एक तो टैक्स इवेशन, गवर्नमेंट को ये पता लग गया कि किसकी कितनी इनकम है, उसके बाद उसको उस पर्सन को अपने आप से रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। दूसरी कि ये रेगुलर इनकम स्टार्ट होगी गवर्नमेंट की। एक तो ये दो तरीके थे, दो रीज़न थे इसको एप्लीकेबल करने के, ठीक है ना। अब कितना टैक्स डिडक्ट करना है और कितना पे करना है ये कैसे पता लगेगा? गवर्नमेंट ने सब के लिए, सारे सर्विसेज के लिए रेट स्पेसिफाई किए हुए हैं। जैसे बात करें अगर सैलरीड पर्सन की, तो उनका क्या है, उनका तो स्लैब ही है बेसिकली, कि स्लैब के अकॉर्डिंग इतने पे इतना, इतने पे इतने, इतने पे इतना, ठीक है ना। 2.5 लाख तक कुछ नहीं, उसके ऊपर का 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, बाकी के रेट्स पे उनको स्लैब बनाया हुआ है। तो जो टोटल फाइनल अमाउंट जो उनका टैक्स का बनता है उसका डिवाइडेड बाई 12, 12 महीने के हिसाब से वो करके हर महीने की उनकी सैलरी से वो कटती रहती है, ठीक है। बाकी जो फिक्स डिपॉजिट, मान ली बहुत लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट जो होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर 10% का टीडीएस काटा जाता है जब आपको मिलता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए मैंने 1.5 लाख का या 2 लाख का, मान लीजिए मैंने एफडी कराया है, फिक्स डिपॉजिट कराया है, उसके ऊपर लेट से मेरे को 20,000 का मेरे को इंटरेस्ट मिला है, तो जो टीडीएस कटेगा वो सिर्फ 20,000 के ऊपर में कटेगा, ना कि 2,20,000। मतलब जो एफडी अमाउंट है आपकी, उसके ऊपर में टीडीएस नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है। आपकी इनकम क्या है? इंटरेस्ट। तो जब भी जो टीडीएस कटेगा वो इंटरेस्ट वाले पार्ट पे कटेगा, 2,20,000 पे नहीं कटेगा, वो कटेगा सिर्फ 20,000 पे, ठीक है, 10%, ठीक है। तो एक तो ये एफडी हो गया, सैलरी मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से कुछ लॉटरीज वगैरह जो स्पेकुलेटेड इनकम होती है, इस तरीके से आजकल कई सूट्स चलते रहते हैं, आप देखते हैं, जैसे केवीसी है वगैरह इस टाइप से। उसमें अगर किसी को कुछ मिलता है उस पर 30% का डिडक्शन है, जो भी पे होगा उनको 30% डिडक्ट करके मिलेगा। उसके बाद आपका मान लीजिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, अगर कॉन्ट्रैक्टर को अगर कुछ दे रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है तो 1%, नहीं तो अगर इंडिविजुअल के अलावा, जैसे किसी इंडिविजुअल पर्सन ने किसी रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उस पर 1%, और उसके अलावा अगर कोई है और है, मतलब कंपनीज वगैरह अगर काम कर रही हैं तो 2% का। उसी तरीके से कोई प्रोफेशनल है उसके ऊपर 10% का। इस तरीके से रेंट अगर है, किसी ने रेंट पे कुछ बिल्डिंग वगैरह दी हुई है, फर्नीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो 10% पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है। लेट्स से अगर 1 लाख रुपए पे कंसिडरेशन फिक्स हुई है, तो 1 लाख हर महीने अगर किसी को रेंट देना है तो 1 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए काट करके हर महीने उनको 9 लाख रुपए पे की जाएगी, ठीक है ना। तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए हर महीने वो काट करके 9 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाएगी, और 1 लाख रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में। यही है बेसिकली, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। 9 लाख रुपए का चेक पार्टी के नाम पे और 1 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो ये डिफरेंट रेट्स मैंने आपको बताया। इस तरीके से बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसके लिए उन्होंने ऐसे स्पेसिफाइड अपने रेट किए हुए, उसके अकॉर्डिंग अपना चेक करके उसके अकॉर्डिंग उनको पे करना होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो
समझ आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।